Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan and you are watching my channel Chem Galaxy with Shahid. ये हमारी इंटरव्यू सीरीज़ है। तो इसमें आज के इस सेशन में मैं आपसे वो क्वेश्चन शेयर करूंगा जो मेरे जब लेक्चरशिप का एग्ज़ाम था तो इंटरव्यू में जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे KPPSC में खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो वो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकमेंड हुआ था लेक्चरशिप में, तो वो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो पैनल है उन्होंने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन किए थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे वही रूटीन होती है जी, रूम में मैं एंटर हुआ तो इंट्रोडक्शन का उन्होंने कहा नहीं मुझे, जस्ट मेरा नाम लिया उन्होंने कि आप फ़लाँ हो। मैंने कहा यस सर। आपने कब मास्टर किया था? तो मैंने बताया कहाँ से किया, तो मैंने यूनिवर्सिटी नेम बताया। और उसके बाद उन्होंने मुझे डेमो टॉपिक का कहा। डेमो टॉपिक में लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा डेमो टॉपिक मैंने किस टॉपिक पे डेमो दिया था। तो उसके बाद जब मैं डेमो दे के आके वापस बैठा तो यहाँ से क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई थी। पहला क्वेश्चन था कि विच इज़ मोर रिएक्टिव, अल्केन और अल्कीन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था कि हमारे पास कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्केन एंड अल्कीन। सो आप जैसे समझ गए होंगे कि माय आंसर वाज अल्कीन, के अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो उसने फिर रीज़न पूछा कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, तो मैंने कहा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, जो कि वीक बॉन्ड होते हैं, इस वजह से अल्कीन क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसी से फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बेस बना के नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया कि व्हाट अबाउट अल्काइंस, कि अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव हैं या अल्कीन। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो था, ये क्वेश्चन नहीं था, मगर ये क्वेश्चन करने का मकसद क्या था कि उस क्वेश्चन तक पहुँचे। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन क्या होती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इनमें से कौन सा रिएक्टिव है? तो हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे चूंकि अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, इसको ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, और इसमें 1 पाई बॉन्ड है तो इसको कम रिएक्टिव होना चाहिए, मगर ऐसा है नहीं बच्चों। अल्कीन्स जो होती हैं आर मोर रिएक्टिव किसके मुकाबले में, अल्काइंस के मुकाबले में। ठीक है, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। वजह क्या है, रीज़न क्या है? तो 2 रीज़न है इसके जिससे हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। पहली वजह यह है कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव और अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव। वजह यह है कि यहाँ पे जो एस करेक्टर है बच्चों, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 50% है। 50% एस करेक्टर का मतलब है कि न्यूक्लियस ने टाइटली हेल्ड किया हुआ है, टाइटली पकड़ा हुआ है कि इसको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और वो उसको क्या करता है, अवेलेबल नहीं होती फॉर रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एस करेक्टर कितने हैं, तो बच्चों वो आपके पास अराउंड अबाउट 33% बनता है। एस करेक्टर अल्काइंस के मुकाबले में कम है, तो लेस टाइटली पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कंट्रोल उसको हेल्ड किया हुआ है जी। ठीक है, अवेलेबल है फॉर रिएक्शन जी। ये पहला रीज़न तो ये है। सेकंड जो रीज़न है वो ये है बच्चों कि यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, चूँकि 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है तो आपके पास 4 लोब्स आपके पास क्या होंगे, पी ऑर्बिटल के होंगे जी। ठीक है, 4 लोब्स आपके पास क्या होंगे, मिक्स होके ऊपर भी और नीचे भी ये क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो होता क्या है बच्चों, ये जो लोब्स होते हैं ये आपस में मिक्स अप होके एक ही सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और पर यूनिट वॉल्यूम जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो आपके पास क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। तो 2 रीज़न मैंने आपको बताए कि पहला रीज़न है ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन, ज़्यादा एस करेक्टर है तो पाई इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड है। और दूसरा रीज़न मैंने क्या बताया कि 4 लोब्स होते हैं 2 पाई बॉन्ड में, जो आपस में मिक्सअप होकर एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसके मिक्स होने की वजह से इनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और पर यूनिट वॉल्यूम पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपके पास कम हो जाती है। सो ड्यू टू दीज 2 रीज़न अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स, ये आपने याद रखना है जी। सेकंड क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन टेस्ट ऑफ फॉर अनसेचुरेशन। तो अनसेचुरेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से टेस्ट होते हैं? तो बच्चों एक होते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होते हैं, बेयर टेस्ट होते हैं, अल्कलाइन KMnO4, ये टेस्ट होते हैं जी। ठीक है, कि आपके पास क्या होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होते हैं, ये भी अनसेचुरेशन को आइडेंटिफाई करते हैं जी। और दूसरा क्या है, KMnO4 वाला जो टेस्ट है, बेयर टेस्ट, ये 2 टेस्ट होते हैं जो कि अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? तो
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि लिगेंड जो है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम इज कार कोऑर्डिनेशन नंबर। मोस्टली आपके पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें जो आपके पास मेटल होता है उसके साथ लिगेंड होता है। अगर मोनोडेंटाइड लिगेंड है तो ये जो नीचे नंबर लिखा होता है जहाँ पे मैंने एन लिखा है, ये आपके पास अगर मोनोडेंटाइड लिगेंड है तो इट विल इंडिकेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं? तो बच्चों आपके पास सेंट्रल मेटल एटम प्लस आपके पास लिगेंड, ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, या सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड ये मिल के आपके पास जहाँ पे होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई वी यूज़ H2SO4 इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कि H2SO4 को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्यों, पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से उन्होंने स्टार्ट किया था कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो आपको पता है कि इसमें आपके पास क्या होता है, अल्कोहल जो होता है बच्चों, ये आपके पास क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 तो आपके पास क्या बनता है, आर सी डबल बॉन्ड सी डबल ओ, और यहाँ पे आर बनता है प्लस आपके पास H2O बन जाता है। ये बेसिकली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होते हैं। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा है तो सल्फ्यूरिक एसिड के इसमें मुख्तलिफ ड्यूटीज, एक तो पहली तो ये है कि ये आपके पास क्या होगा, एक्ट एज कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं। और सेकंड इसकी जो यहाँ पे वो है एप्लीकेशन है वो ये है कि ये आपके पास क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, इस वाटर को क्या करेगा, ये जो वाटर बना है इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रोसीड कराएगा जी। ये इसका क्या होता है, रोल होता है। उसके बाद है ओके, OH डोनर एंड H डोनर इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो आपने कहा कि आपके पास ROH प्लस आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसमें हमें ये बताएं कि इसमें हाइड्रोजन कौन देता है और OH कौन देता है। तो बच्चों याद रखें कि ये जो एसिड होता है ये आपको पास क्या करेगा, OH देगा, और जो आपके पास अल्कोहल होता है ये आपके पास क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हाउ हाउ यू जस्टिफाई इट, कि कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो इससे आए, ठीक है, किससे, अल्कोहल से, और OH जो है ये आपके पास एसिड से आए। तो बच्चों इसको जस्टिफाई करने का तरीका ये है कि एक टेक्निक होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग। आइसोटोपिक लेबलिंग में क्या करते हैं हम, कोई हैवी आइसोटोप, मतलब यहाँ पे OH के साथ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नॉर्मल में 16 होता है, हम 18 वाला आइसोटोप्स ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, 18 वाला आइसोटोप्स ले लेते हैं। तो अगर यही 18 वाला आइसोटोप्स वाटर में क्या हुआ, फाउंड हुआ, वाटर में जो ऑक्सीजन अगर वो 18 वाला आ गया, इट्स मीन ये ऑक्सीजन यहाँ से आया। अगर ना आया तो ये ऑक्सीजन यहाँ से नहीं आया, कहीं और से आया। तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ NMR। NMR क्या होती है, तो NMR क्या होता है, NMR एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसका क्या होता है, रेडियो वेव्स है, उसके इंट्रैक्शन होता है किसके साथ, एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ, और हम क्या करते हैं, उसका रिजल्ट्स उसके स्पेक्ट्रा लेते हैं। ठीक है, फिजियोकेमिकल एनालिसिस टेक्निक दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पिन फ्लिपिंग। स्पिन फ्लिपिंग क्या होती है, कि स्पिन फ्लिपिंग क्या होती है, कि हमारे पास क्या होती है, दो एनर्जी स्टेट होती हैं, एक होती है अल्फा स्पिन स्टेट और एक क्या होता है, बीटा स्पिन स्टेट। ठीक है, तो जब ये रेडियो वेव्स आती हैं तो ये जब एब्जॉर्ब करता है कोई मसलन न्यूक्लियाई, तो वो क्या करते हैं, लो एनर्जी जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा स्पिन स्टेट, उससे शिफ्ट होकर हाई एनर्जी में चले जाते हैं जिसको बीटा स्पिन स्टेट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिन फ्लिपिंग बोलते हैं। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू फ्लिप द अलाइनमेंट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन्स फ्रॉम द लो एनर्जी स्पिन अलाइंड स्टेट
to the higher energy spin opposed state. So this process is called spin flipping. ठीक है, the conversion of alpha spin state into beta spin state, ठीक है, by radio waves, उसको हम क्या बोलते हैं, spin flipping बोलते हैं, आसान वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी। प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, कि हमारे पास क्या होती है प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी में, कि जब हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी न्यूक्लियाई के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, वो एक सर्कल ड्रा करते हैं और प्रोटॉन जो है उसमें क्या करते हैं, स्पिनिंग करता है। तो वो जिस स्पीड से, जिस फ्रीक्वेंसी स्पिन कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी। दी फ्रीक्वेंसी एट विच द प्रोटॉन स्पिन इज कॉल्ड दी प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी, इसको प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल क्या होते हैं? ये बेसिकली एन प्लस एल नहीं है बल्कि एन प्लस वन है जी, एन प्लस वन रूल। एन प्लस वन रूल क्या होता है हमारे पास? ये बेसिकली हमारे पास एक रूल होता है, एक फार्मूला होता है टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ पीक बेस्ड ऑन नेबरिंग हाइड्रोजन, के नेबरिंग हाइड्रोजन कितने हैं, उस बेस पे नंबर ऑफ पीक को हमें क्या करते हैं, बताता है जी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, CH3 है, और यहाँ पे क्या है, CH2 है, और ये आपके पास क्या है, OH है। ठीक है, अब इसके लिए n प्लस वन रूल लगाएंगे जी। ठीक है, मसलन ये जो आपके पास तीन प्रोटॉन हैं, इनके सिग्नल कैसा होगा, तो n प्लस वन रूल लगाएं, तो इसकी नेबरिंग में क्या है, ये दो प्रोटॉन है, तो 2 प्लस वन 3, तो ये आपके पास 2 1 प्लस वन इज इक्वल टू 3, तो ये इसका सिग्नल आपके पास क्या होगा, ट्रिपलेट होगा जी। इसका अब सिग्नल कैसा होगा, इसके सिग्नल के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, तो n प्लस क्या हो जाएगा जी, n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो n प्लस वन करें, इसके नेबरिंग में ये प्रोटॉन आ रहे हैं तीन, तो 3 प्लस वन 4, तो इसका क्या होगा, क्विंटेट या क्वार्टेट हो जाएगा, और इसका आपके पास विसेंटी में कोई प्रोटॉन नहीं है, तो इसका आपके पास क्या होगा, सिंगलेट हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये रूल होते हैं जो क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करता है किसको, कि हमारे पास क्या है, जो पीक है वो उसकी क्या होगा, नंबर ऑफ़ पीक्स, या उसकी जो कितनी पीक्स आपके पास उस सिग्नल की आएंगी, इसके बारे में हमें बताते हैं जी। नेक्स्ट है, कैन वी सेपरेट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बाय एनएमआर। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, यस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। सो आवर आंसर विल बी यस, वी कैन सेपरेट द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बाय एनएमआर जी, क्योंकि इसमें जो इन्वायरमेंट है, अगर कोई इस तरह है, ये आपके पास CH3 है और इसकी विसिनिटी में यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और ये CH3 है, ये आपके पास क्या है, ट्रांस है, इसका एनवायरनमेंट देखें ये कुछ और है। ठीक है, अगर इसका सिस बनाएंगे तो उसका एनवायरनमेंट कुछ होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, NMR से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिंग करंट। रिंग करंट क्या होते हैं? तो ये जो रिंग करंट होता है बेसिकली क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं, कि एरोमेटिक रिंग्स में बेसिकली क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, कि कोई एक करंट प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिंग करंट बोलते हैं। इसकी वजह से इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, कि ये केमिकल शिफ्ट जो प्रोटॉन की है उसको क्या करता है, उसको मसलन डाउन फील्ड की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और इससे फिर क्या करते हैं, स्पेक्ट्रा में हमें बड़ी हेल्प होती है, कि उसमें हम एरोमेटिक रिंग को हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी। ठीक है, रिंग करंट क्या करता है, ये बेसिकली एक पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एक करंट होता है, जिसको हम एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं, जिसको रिंग करंट बोलते हैं, और इसके इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, कि ये केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन को क्या करता है, डाउन फील्ड की तरफ लेके जाता है जी। या एक होता है अप फील्ड ना, कि 0 या 1 इस तरफ लेके आए, और एक डाउन फील्ड इस तरफ लेके जाते हैं जी। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, ये बड़ा टेक्निकल था, कि अल्कीन केमिकल शिफ्ट इज़ नियर 2 बट बेंजीन केमिकल शिफ्ट इज़ नियर 6, इसको एक्सप्लेन करें। बच्चों, जो अल्कीन है, अल्कीन में भी आपके पास क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जो आपके पास बेंजीन है उसमें भी आप हर एक कार्बन को देखें तो इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होती है, sp2 होती है। मगर कहने का मकसद ये है कि इसमें कह रहा है कि इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो नियर 6 होती है, और इसकी केमिकल शिफ्ट 2 के अंदर 2 के करीब होती है, हालांकि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू रिंग करंट, कि इसके ये चूंकि एरोमेटिक है, और इसमें क्या है, इसमें इसके अंदर रिंग करंट होते हैं, जो कि इसके प्रोटॉन को क्या करते हैं, डाउन फील्ड की तरफ क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट
6 के करीब आती है और इसमें कोई रिंग करंट इन्वॉल्व नहीं होते, जिस वजह से ये क्या होता है, ये अप फील्ड अपना क्या करते हैं, सिग्नल देता है जी। उसके बाद मेरा जो डेमो टॉपिक था बच्चों वो क्या था, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होते हैं कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड, ऐसे मालिक्यूल जिनका सेम मालिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हों, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और इस तरह के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स वगैरह मैंने की थी बोर्ड पे, और उसके बाद जो है तो फर्दर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। तो बस अपने आप को ये कि हर लिहाज से प्रिपेयर करें, बेसिक से लेके एडवांस तक। ये चंद एक क्वेश्चन है जो मुझे याद थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। कुछ और क्वेश्चन भी थे जो मेरे माइंड में भी नहीं है। ओजोनोलेसिस के बारे में पूछा था कि किस लिए यूज़ होता है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। फिर उसकी टाइप्स जो है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जिसमें जिंक वगैरह होती है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जिसमें जिंक इन्वॉल्व नहीं होती, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में फाइनल कंपाउंड कार्बोनाइल बनते हैं, जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में फाइनल कंपाउंड क्या बनते हैं, एसिड बनते हैं जी। ठीक है, तो हर लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करें। ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है मॉक इंटरव्यू की, तो इसको आप देखें और अपना एनालिसिस करते जाएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। विश यू गुड लक। अगर आपने हमारी इंटरव्यू की भी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो इंटरव्यू प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और मॉक इंटरव्यू की भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके मॉक इंटरव्यू वगैरह भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं लेक्चरशिप या एसएस की, तो उसमें भी मेरे एसएस केमिस्ट्री प्रिपरेशन के सेशन मौजूद है, उनको आप देख सकते हैं। विश यू गुड लक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके साथ ये वीडियो शेयर होती रही। थैंक यू सो मच।